जय हिंद। आज के क्लास में जेएसएससी प्रीवियस ईयर सेट नंबर 10 मैथमेटिक्स को सॉल्व करूंगा। इसके पहले 9 सेट अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले सेट नंबर 10 का सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू गिवन क्यूब्स इज 8:1, यानी कि दो अलग अलग क्यूब है और उसका वॉल्यूम का जो रेशियो दिया हुआ है 8:1 दे दिया है। तो उसका साइड का रेशियो मांगा जा रहा है। तो ये अगर वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है तो इसका साइड का रेशियो मांगा जा रहा है, तो सिंपल सा हम इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। और 8 का क्यूब रूट, क्योंकि अगर साइड क्यूब आया होगा तो यहाँ पे क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो साइड क्यूब होता है, ठीक है, साइड क्यूब है। और दूसरा क्यूब होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, नहीं होगा। ये ए डैश ले लेते हैं साइड, और ये दोनों का रेशियो जो दिया हुआ है वो 8:1 दिया हुआ है। तो हम इसका क्यूब रूट अगर निकाल देते हैं दोनों का क्यूब, ये दो अलग अलग क्यूब है। पहला क्यूब है उसका साइड को ए सपोज किए, दूसरा क्यूब है उसका साइड को A1 सपोज कर लिए। और ये वॉल्यूम का रेशियो क्या है, 8:1 दिया है। तो साइड का रेशियो अगर निकालना चाहते हैं तो A/, क्या होगा, A1 अगर निकालते हैं तो इसका क्यूब रूट आ जाएगा यहाँ से। तो क्यूब रूट आ जाएगा तो आसानी से हमको साइड का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका साइड का रेशियो के हेल्प से हम आसानी से ये पा सकते हैं, ये 2/1, ओके। साइड का रेशियो 2:1 हो गया। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा मैच कर जा रहा है, 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ हर रेगुलर पॉलीगॉन, कोई भी एक पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल का जो मेजर होता है उसका ईच इंटीरियर एंगल का मेजर क्या होगा वो सबसे पहले निकाल लेते हैं। फिर यहाँ से दिया हुआ है देन व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगॉन। तो सबसे पहला क्या है, आपको इसके लिए फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। तो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है कोई भी पॉलीगॉन में वो क्या चीज़ के इक्वल हो जाता है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। बट हमको ये इंटीरियर एंगल का सम है, तो ऐसे केस में यहाँ ईच इंटीरियर एंगल निकालना चाहेंगे तो इसको n से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ सिंपल सा भाषा में चलते हैं। और ये हेक्सागोन है, तो हेक्सागोन का एक इंटीरियर एंगल का क्या वैल्यू होगा, हेक्सागोन के लिए n का वैल्यू हम लोग क्या यूज कर लेंगे, 6 यूज कर लेंगे। लेकिन ये जो पॉलीगॉन है तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है उसके अनुसार अगर वर्क करते हैं तो क्या आता है, सो देखिए ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन तो हमको मालूम नहीं है। तो ऐसे केस में हम ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज कर लिया, 2n-4 इंटू 90 डिवाइडेड बाय n। ये मेरा पॉलीगॉन है जिसमें n साइड है। अभी n की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। n से इसलिए डिवाइड किए क्योंकि यहाँ पे सम तो 2n-4 इंटू 90 होता है, लेकिन हमको A1 एंगल का मेजर निकालना है। तो ऐसे केस में हम लोग n से डिवाइड कर दिए। और ये किसके इक्वल दे दिया है, बोला गया 5/4 टाइम्स ऑफ एन रेगुलर हेक्सागोन, यानी कि रेगुलर हेक्सागोन का हर एक इंटीरियर एंगल का कितना टाइम्स है, 5/4 टाइम्स है। लेकिन अभी यहाँ हेक्सागोन का इंटीरियर एंगल का मेजर क्या होगा ये भी अता पता नहीं है। तो हेक्सागोन में एन का वैल्यू क्या है, 6 यूज करेंगे। तो 2 इंटू 6 ले लेते हैं, -4 ले लेते हैं, ठीक है। 2n-4 इंटू क्या करते हैं हम यहाँ 90 यूज कर लेंगे। और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं यहाँ से 6, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स क्या है, 6 है। ये जो पॉलीगॉन है अभी हमको साइड नहीं पता है, हालांकि पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल का सम निकालने का फॉर्मूला तो यही रहेगा 2n-4 इंटू 90। लेकिन ये केस में हम हेक्सागोन है इसलिए n का वैल्यू 6 यूज कर लिए और इसको कैलकुलेट करके लाते हैं वैल्यू, तो n का वैल्यू हमको आसानी से मिल जाता है, ठीक है। पहला बात तो ये 90-90 दोनों केस में कैंसिल हो जा रहा है। ये मेरा यहाँ से डेटा बच रहा है 2n-4 डिवाइडेड बाय n, ठीक है। और इधर राइट पार्ट में मेरा क्या आ जा रहा है, 5/4। और यहाँ से 6 2 12, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो बच जाएगा 8, और ये बाय 6 है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ डेटा तो कैंसिल हो ही रहा है, क्या डेटा, तो 2 4 8, और यहाँ से 2 3 6 हो जा रहा है, ठीक है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुरंत यहाँ से आंसर मिल जाएगा 3 से। तो 3 2 6n मिल रहा है और साथ में 3 4 12 आ रहा है। राइट पार्ट में जाते हैं तो यहाँ से क्या है, मेरे पास सारा डेटा कैंसिल हो गया है, ओनली यहाँ से क्या है, 5n है। अगर हम 5n को इधर जाके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो n इक्वल टू क्या दिख जाता है, 12 दिख जाता है। यानी कि जो पॉलीगॉन था उसमें नंबर ऑफ साइड्स की संख्या क्या है, 12 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹15,000 नहीं 15 लाख दिया हुआ है, ठीक है। ओके 1550 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से मेरा क्या है 15 लाख के इक्वल दिया हुआ है। डिप्रिसिएटिंग एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, यानी कि इसका वैल्यू डिप्रिसिएट कर रहा है। डिप्रिसिएट मतलब उसका वैल्यू कमी हो रहा है। तो पूछा जा रहा है लगातार उसका वैल्यू 2 ईयर तक डिक्रीज करते जाएगा, तो 2 ईयर के बाद उसका वैल्यू क्या रह जाएगा। तो वैसे केस में उसका वैल्यू हम आफ्टर 2 ईयर्स अगर निकालना चाहते हैं, 2 साल के बाद अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 2 साल का बाद वैल्यू अगर निकालते हैं, 2 साल बाद अगर हम इसका वैल्यू निकालते, 2 साल बाद का अगर हम वैल्यू इसका निकालते हैं, तो सिंपल सा भाषा में अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए अभी वर्तमान वैल्यू ये जो है 1550 दिया हुआ है, ठीक है 345, उसका वैल्यू 9% पर एनम के रेट से डिप्रिसिएट हो रहा है। तो इसका मतलब 9% डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या बचेगा 91% बचेगा। लेकिन फिर से सेकेंड ईयर में भी क्या हो रहा है 9% डिक्रीज हो रहा है, इसलिए 91 बाई क्या आएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 100, यहाँ से 100, 2240, यानी कि इसका 40 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मेरे पास जो डेटा बच रहा है ये आ जा रहा है 150, और यहाँ से क्या बच रहा है 91 इंटू 91, तो 91 का जो स्क्वायर आता है वो ये तो यहाँ 150 छोड़ देते हैं, और 91 का स्क्वायर मेरे पास आ जाता है 8281 आ जाता है, 8281 आ जाता है। ओके, अब हम इसको प्रोडक्ट निकालते हैं ये वाला पार्ट का। तो यहाँ से 15 से ये मल्टीप्लाई 0 तो रख लेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो फाइनली मेरा डेटा आ जाता है, तो यहाँ से आ जा रहा है 1242150 जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या दिख रहा है फर्स्ट दिख रहा है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में कुछ इस तरह का डेटा दिया गया है, R% पर एनम के रेट से क्या है सम ऑफ मनी। तो यहाँ पर क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट 357 है, और सिंपल इंटरेस्ट वही जो अमाउंट है उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या है 350 है, और टाइम जो दिया है 2 ईयर दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट जा रहा है। तो ऐसे केस में 2 ईयर का लिए हम लोग ये बात को जानते हैं, जो कि 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे देखिए 357, और यहाँ से क्या है देखिए 2 ईयर के लिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और साथ में क्या है सिंपल इंटरेस्ट के लिए स्पेशल फार्मूला जान रहे हैं। क्या होता है देखिए CI माइनस SI, ये क्या हो जाता है PR² अपॉन 10,000 हो जाता है, ठीक है। ये मेरा क्या है 2 ईयर के लिए डिफरेंस CI और SI के लिए है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है 357 माइनस 350 करते हैं, तो ये 7 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा। और ये P यहाँ प्रिंसिपल क्या लेने के लिए बोला है अमाउंट कितना, यहाँ क्या है सम है X है, तो हम इसके बदले X यूज़ करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या है R दिया हुआ था डिवाइडेड बाई क्या है 10,000 है, ठीक है। ये मेरे पास डेटा है, हम ये क्वेश्चन नंबर 1 बना कर रख लेते हैं। बट यहाँ सिंपल इंटरेस्ट 350 दिया है, तो यहाँ से हम चाहेंगे रेट को कैलकुलेट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन में हमको रेट का ही वैल्यू निकालना है, यानी कि X को हटाना चाहेंगे। तो हम यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। क्या करते हैं यहाँ से देखिए, जब मेरे पास ये सिंपल इंटरेस्ट 350 दे दिया गया है, तो हम यहाँ से चाहेंगे जो कि क्या है प्रिंसिपल निकल जाए। प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है SI इंटू 100, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। टाइम तो कितना ईयर का है, टाइम तो 2 ही साल का दिया गया है ना, तो टाइम यहाँ 2 ईयर का बात किया गया था, 2 ही यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली मेरे पास जो है डायरेक्ट प्रिंसिपल निकालने के लिए फार्मूला SI के हेल्प से क्या होता है SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R इंटू T हो जाएगा। यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। बट ये जो फार्मूला यूज़ किए हुए हैं, तो इसके लिए यहाँ SI क्या था 350 दिया हुआ है, और प्रिंसिपल जो X लेना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट R बोला गया था, टाइम तो 2 ईयर के लिए था। तो ये मेरे पास डेटा है, तो हम ये X का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम 1 से हम अगर डेटा चलते हैं यहाँ से, तो 1 में X का वैल्यू डाल देते हैं। क्या डालते हैं 350 इंटू 100, ओके, और डिवाइडेड बाई यहाँ से क्या हो जाएगा R इंटू क्या हो जा रहा है 2, ठीक है। और ये R² तो रहेगा ही मेरे पास, और यहाँ से मेरे पास क्या था 10,000 था, ओके।
हम इसको फाइनली अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से देखिए ये आर स्क्वायर यानी कि एक आर तो मेरा यहाँ से कैंसिल हो ही जा रहा है, ठीक है। और ये यहाँ 2 0 1 0 3 0 यानी कि यहाँ से 3 0 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। बच रहा है यहाँ सिंगल 0। 5 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं जाके, ठीक है। तो हम इसको अगर फाइनली कैलकुलेट करते हैं तो कुछ इस तरह से नज़र आने लगता है। यहाँ से क्या हो रहा है देखिए, ये 2 जो बचा हुआ है ना, मेरे पास जो राइट पार्ट में जो दिख रहा है डेटा 7 क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो 2 इंटू क्या बच रहा है 10, ठीक है। और इधर केवल मेरा बच रहा है 35 इंटू आर बच रहा है। हमको तो आर ही का वैल्यू चाहिए, तो हम इसको डिवाइड करके अगर आर को कैलकुलेट करते हैं फाइनली तो क्या दिख जा रहा है 4% दिख जा रहा है, ओके। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके इक्वल था 4% पर एनम था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सबसे पहले आप को एक प्रैक्टिस सेट के रूप में ही ये मिल रहा है, तो आप सबसे पहले इसको बना के खुद देख लें, फिर जाके मेरा सॉल्यूशन आप देखें। सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, द पॉइंट विद द कोऑर्डिनेट्स के ऑलवेज लाइज वन विथ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन। तो ये के जो है यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल है, तो बोलता है ये जो यहाँ पे लाइन दिया हुआ है सारे यहाँ लीनियर इक्वेशन है यानी कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो इसमें से कौन सा लाइन में ये लाइज करेगा, तो जहाँ पर मेरा इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा ये पॉइंट वहीं पर लाइज कर जाएगा। तो देखिए के प्लस के 2k इक्वल टू 0 इट इज़ नॉट पॉसिबल, k माइनस के इक्वल टू के इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, कि k माइनस के इक्वल टू 0। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि इक्वेशन मेरा x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 0 दिया हुआ है, और यहाँ x कोऑर्डिनेट भी k है और y कोऑर्डिनेट भी k है। k माइनस के करें तो LHS इक्वल टू RHS कर दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से C करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, अ टेप रिकॉर्डर व्हेन सॉल्व फॉर रुपीज़ क्या है 19,200 फैचेज 20% प्रॉफिट, यानी कि ये मेरा सेलिंग प्राइस दे दिया गया है और ये प्रॉफिट परसेंट दिया है। तो हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपके पास बेटर फॉर्मूला है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करते हैं फार्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस के लिए तो CP के लिए मेरे पास क्या है स्पेशल फार्मूला क्या है, CP इक्वल टू SP इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस क्या है प्रॉफिट परसेंट। हम इसी का फॉर्मूला यूज़ करके ये जो टेप रिकॉर्डर है उसका कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, यहाँ से सेलिंग प्राइस तो दे दिया गया 19,200 दे दिया गया, ठीक है। इंटू 100 यूज़ करते हैं और यहाँ से 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी कि 100 प्लस 20 यानी कि 120 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये 12 से हम कैंसिल करते हैं, 12 1 जा 12, ठीक है। और साथ में यहाँ से 12 6 जा रहा है, यानी कि ये 16 टाइम्स में और 1 0, यानी कि फाइनल जो कॉस्ट प्राइस आ गया टेप रिकॉर्डर का वो मेरा यहाँ से कॉस्ट प्राइस ऑफ टेप रिकॉर्डर है ना। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ टेप रिकॉर्डर वो कितना जा रहा है 160 इंटू 100 यानी कि 16,000 रुपीज़ क्या हो रहा है यहाँ से टेप रिकॉर्डर का कॉस्ट प्राइस है, ओके। एक टेप रिकॉर्डर का कॉस्ट प्राइस हमको मिल गया और इस तरह से क्या कर रहा है वो 105 टेप रिकॉर्डर को बेच रहा है और सेलिंग प्राइस एक टेप रिकॉर्डर का क्या फिर से बताता है वो 16,500, यानी कि वो एक टेप रिकॉर्डर पर 500 का प्रॉफिट ले रहा है। तो पूछा जा रहा है इतना टेप रिकॉर्डर को बेच करके उसको कितना % का प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए हमको कुछ विशेष नहीं करना, हम एक ही टेप रिकॉर्डर में क्या प्रॉफिट लेता है उससे निकाल लेंगे प्रॉफिट को, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर सेकेंड केस में वो बेच रहा है कितना आपको टेप रिकॉर्डर में 16,500। यहाँ हम मेरा ये 105 से नहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे कोई बेनिफिट कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर 105 से कोई बेनिफिट नहीं है। जब एक का जो परसेंटेज आएगा वो टोटल का भी परसेंटेज तो वही होगा। तो यहाँ से देखिए ये प्रॉफिट कितना रुपया ले रहा है, प्रॉफिट तो यहाँ से ले रहा है वो 500 रुपीज़ का प्रॉफिट ले रहा है। कितना में प्रॉफिट ले रहा है 16,000 में वो प्रॉफिट ले रहा है। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो बड़ा आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ये 0 0 कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि 50 बाई कितना बच जा रहा है मेरे पास 16 बच रहा है। यानी कि और ज़्यादा इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो फाइनली यहाँ से क्या हो रहा है 25 बाई क्या हो रहा है 8 आ रहा है, जो कि कैलकुलेट करके क्या आएगा 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा सेकंड मैच कर जा रहा है। यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू 500 आया है, ठीक है। तो हमको प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना था, तो इसके लिए हम क्या किए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दिए 100 से और जो कॉस्ट प्राइस था 16,000 उसको ले लिए। तो ये मेरा प्रॉफिट परसेंट दे दिया 3125%, ओके। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन में
दिख रहा है चारों ऑप्शन। एक गांव की जनसंख्या क्या है दिया हुआ है, ठीक है। इट इज इंक्रीजेज बाय 5% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर इट डिक्रीजेज बाय 5%, ठीक है, एंड इंक्रीजेज बाय 10% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। यहाँ 3 अलग अलग केस दिया। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 3 ईयर। देखिए ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, हम लोग इसको बहुत आसानी से बना भी सकते हैं। देखिए जैसे कि अभी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो दे दिया है 1 2, ठीक है, 40 दिया हुआ है, ओके, ठीक है। उसका 5% पॉपुलेशन क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, तो इंक्रीज हो गया तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला जा रहा है सेकेंड ईयर में 5% डिक्रीज हो गया था, यानी कि ये 95% ही बचेगा अपने आप का, ठीक है। थर्ड ईयर में बोला जा रहा है 10% इंक्रीज कर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, बाय 100 हो जाएगा, ओके। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से 40 हो गया, ठीक है, और यहाँ से 20, यहाँ से 20 पूरा कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। 1 0 यहाँ से मेरा बच जा रहा है, तो हम इसका क्या करेंगे निपटारा कर ही लेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से मेरा क्या है कुछ ऐसा डेटा बचा हुआ है, ये 12 बच गया, ठीक है। यहाँ से मेरा बचा हुआ 105, ठीक है, और यहाँ से बचा 95, ठीक है, और यहाँ से मेरा बचा 11 बाय क्या बचा 10 बना, ठीक है। हम फाइनल अगर इसको कैलकुलेट कर देते हैं तो कैलकुलेशन के बाद हमको आंसर क्या आ जाता है। सो देखिए इसका आंसर तो आ जाना चाहिए यहाँ से 5 से 5 2 जा 10 होगा, और 5 से क्या होगा ये 21 टाइम्स में डिविजिबल है, तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए 12 इंटू 21 इंटू, ठीक है। ओहो ये 95 मेरा कैंसिल नहीं हुआ है, 95 तो है ही, ठीक है, तो 95 मेरा यहाँ पे है ही, ठीक है, और साथ में क्या है 11 है। अब हम इसको फाइनल मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा आ जाता है 131 करके आंसर आ जाता है 131, ठीक है, 131,670 आ जाता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, शायद ऑप्शन नंबर 131,670, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये पार्टनरशिप का है, ठीक है, साझेदारी का क्वेश्चन है। आपको लोगों को हम साझेदारी का एक सेपरेट क्लास भी करवाएंगे, कुछ क्लास आप लोगों के लिए सेपरेट लाएंगे। तो इसमें दिया है 1,25,000 है, और साथ में क्या है 85,000 है। बिजनेस स्टार्ट करता है, दोनों जगह अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। दे डिसाइडेड टू क्या डिस्ट्रीब्यूट क्या है इक्वली क्या है 60% ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसका 60% को बराबर बराबर बांटेगा, लेकिन जो रिमेनिंग 40% रहेगा उसको अपना जो कैपिटल जितना इन्वेस्ट किया है उसके अनुसार क्या करेगा इंटरेस्ट वो लेगा। और एक इंसान को क्या होता है दूसरे से कितना ज़्यादा मिलता है 32,000 ज़्यादा मिल रहा है, जिसका पूछा जा रहा है टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पर जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका रेशियो सबसे पहले निकाल लेते हैं। देखिए इसका रेशियो सबसे पहले निकालते हैं, इन्वेस्टेड अमाउंट का रेशियो निकालते हैं, रेशियो, ठीक है। तो ये 1,25,000 जो दिया हुआ है, और किसका रेशियो निकालेंगे 85,000 के रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपको रेशियो यहाँ से क्या आ रहा है 25:17 का रेशियो मिल जा रहा है, ठीक है। ये इन्वेस्टेड अमाउंट का रेशियो है, तो इसी के अकॉर्डिंग वो तो प्रॉफिट भी तो लेगा। यहाँ का डिफरेंस क्या है, देखिए ये जो यहाँ से डिफरेंस अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये डिफरेंस दोनों आदमी में कितना का है 8 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। और टोटल जो यूनिट हो रहा है ये दोनों का सम जो हो रहा है टोटल यूनिट, ये टोटल जो यूनिट बनेगा यहाँ से टोटल यूनिट कितना हो जाएगा 42 हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि 8 यूनिट यहाँ दे दिया है किसके इक्वल, यानी कि 32,000, क्योंकि इतने का डिफरेंस है इन्वेस्टेड अमाउंट के अकॉर्डिंग उसको 40% बांटा है। तो यहाँ पर क्या है लिख लेंगे, देयरफॉर लिख देते हैं 40 यूनिट है ना, यानी कि 40 यूनिट टोटल तो 40 यूनिट है ना, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये मेरा 32,000 है, और ये किसके इक्वल था 8 यूनिट था। 1 यूनिट के लिए 8 से डिवाइड किए, बट हमको यहाँ से 42 यूनिट निकालनी है, ठीक है। ये रहने देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे, ठीक है। अगर निकालना भी चाहते हैं तो ये यहाँ से क्या होगा 4,000 टाइम्स में डिविजिबल है, ओके। यानी कि 42 यूनिट जो आ रहा है मेरे पास कुछ इस तरह से क्या कर रहा है डेटा दे रहा है, ये 42 यूनिट हो गया, ठीक है। बट ये 42 यूनिट अभी क्या है आया, ठीक है, लेकिन ये 40% प्रॉफिट के इक्वल है, तो हमको 100% प्रॉफिट चाहिए ना, तो लिखेंगे टोटल प्रॉफिट इक्वल टू, ठीक है। तो हमको सिंपल से यहाँ वर्क करना है, देयरफॉर टोटल प्रॉफिट ये आपस में क्या है 40% है, ठीक है। तो 40% ऑफ प्रॉफिट
ये मेरा किसके इक्वल आ जा रहा है, 4000 इंटू 42 आया, ये 40% के इक्वल है। बट हमको चाहिए 100% चाहिए ना, 100% यानी कि टोटल प्रॉफिट का बात किया जा रहा है हमको, तो टोटल प्रॉफिट यानी कि 100% निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, 4000 बाय 100 बाय क्या करेंगे, यहाँ से परसेंटेज को हटाने के लिए हम यहाँ से ये 42, ये हम यहाँ से 40 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये 40% जो है इतना के इक्वल है, तो 1% के लिए 40 से डिवाइड किए। बट हमको चाहिए क्या चाहिए, 42, तो यहाँ 42 यूनिट था, इसलिए ये 40% जो है इतना के इक्वल है, ठीक है। और 1% निकालना चाहते हैं तो 40 से डिवाइड, बट हमको 100% चाहिए, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 100% मिल जाएगा। ये यहाँ से कैलकुलेशन होके क्या होता है, ये 100 टाइम्स में कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके फाइनली लिखते हैं तो 4240 बच जा रहा है, जो कि आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट हम आपको एकदम सिंपल वे से बताए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, एक राशि का अनुपात क्या है, दे दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। दो व्यक्तियों के बीच में विभाजित किया जाता है, इनमें से एक का हिस्सा दूसरे की तुलना में 60 कम है। तो यहाँ देखिए 14 और 11 में ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। और 3 यूनिट का डिफरेंस जो है 60 के इक्वल है, ठीक है। तो लिख देते हैं सिंस 3 यूनिट जो है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं 3 यूनिट का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 60 के इक्वल, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब टोटल यूनिट कितना है, देखिए। तो 1 यूनिट जो हो जाएगा यहाँ से, तो 1 यूनिट का डिफरेंस कितना होता है, 60/3 के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन हमको क्या है, टोटल अमाउंट निकालना है, ठीक है, दोनों का। तो 14 + 11 25 हो जा रहा है। देखिए ये जो रेशियो का सम आ रहा है वो क्या है, 25। तो हमको 25 यूनिट निकाल के देखनी है, तो 25 यूनिट निकाल के देखते हैं। तो इसलिए लिख देते हैं 25 यूनिट, यानी कि टोटल अमाउंट इक्वल टू, तो ये 60/3 हो जाएगा। और 25 यूनिट का बात कर रहा है तो 25 से मल्टीप्लाई, ये 60 टाइम्स में यानी 20 टाइम्स में डिविजिबल है, यानी कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 500 के इक्वल आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आपको एकदम स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक 200 मीटर क्या है, लॉन्ग ट्रेन है, तो 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। तो एक सर्टेन टेलीग्राफ पोस्ट है, टेलीग्राफ मतलब वो क्या है, हमको अगर कोई आदमी खड़ा है तो ट्रेन के कंपेरिजन में उसका जो ब्रेथ होगा बहुत कम है। एक पोल है, पोल का भी बहुत कम है, तो नेग्लिजिबल लगभग हम लोग ट्रेन के कंपेरिजन में मारेंगे। तो पार करने में लगा समय क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। तो ट्रेन द्वारा पार करने में लगा समय, ठीक है, पार करने में लगा समय निकालना है। पार करने में लगा समय, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो डिस्टेंस दिया है 200 और की स्पीड दिया है 45 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पे दिक्कत ये बात का है, जो स्पीड दे दिया है किलोमीटर पर आवर में, और डिस्टेंस दिया है जो ट्रेन की लंबाई है वो मीटर में दिया हुआ है। तो वैसे केस में हम अगर इसको बनाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ विशेष नहीं करनी है, बट हमको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है इसको थोड़ा सा हमको मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में यहाँ से ले आते हैं हम यहाँ से, तो ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है। तो हम इसको चेंज कर देंगे सिंपल से, डिस्टेंस बाय स्पीड किए हैं, अपने टाइम दे देगा मेरा। बट यहाँ से ये हमको टाइम देने के लिए ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो यहाँ से हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। और इसको जब हम फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो 200 हो जाएगा, यहाँ से 45 नज़र आ रहा है, ठीक है। ये 18 सबसे न्यूमरेटर में आएगा और 5 डिनोमीटर में आएगा। हम फाइनली इसको कैलकुलेट करते हैं, 16 सेकंड के इक्वल आ जा रहा है, ओके। क्योंकि मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल दिया, तो मेरा 16 सेकंड ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल, जहाँ पे बी 90 डिग्री। इसके लिए हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, बिना फिगर के इसको बताना मुश्किल है, ट्रिगो में रफ फिगर बनाना जरूरी पड़ जाता है, ठीक है। विशेष करके यहाँ पे राइट एंगल दिया गया है। ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है, यहाँ से कोई ए, यहाँ से बी
और इधर से सी, यानी बी राइट एंगल बोला गया था। ए बी का वैल्यू मेरे पास क्या है 40 दे दिया गया, ठीक है। अब बी सी का वैल्यू क्या है 30 दे दिया है। हमको कॉस का वैल्यू पूछा गया है, कॉस सी का वैल्यू पूछा गया है। तो हम कॉस का जब भी वैल्यू चाहेंगे तो कॉस का डिफिनेशन क्या होता है, कॉस सी इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी कि हाइपोटेनियस का रिक्वायरमेंट है। पहला काम तो हम हाइपोटेनियस यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेनियस कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ए सी इक्वल टू निकाल लेते हैं, रूट अंडर क्या होगा 40 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 30 का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर लेंथ और बेस का स्क्वायर के सम के इक्वल। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 1600 आ जाता है जी, ये 900 के इक्वल आता है जी। तो यहाँ से जो सम आएगा वो आएगा 2500 मीटर, बट हम इसको अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालें तो 50, आप यहाँ से इसको 50 यूज़ कर लें। हमको क्या चाहिए कॉस सी चाहिए, ठीक है। हमको देखिए कॉस थीटा, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। यहाँ थीटा की जगह हम कौन सा एंगल कंसिडर करने बोला है, कॉस सी करने बोला था, कॉस सी ले लेंगे। बेस यहाँ से जो भी एंगल लेके हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसका जस्ट अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड क्या कहलाता है परपेंडिकुलर लेंथ कहलाता है। ये तो मेरा परपेंडिकुलर लेंथ है, ये तो हाइपोटेनियस हमेशा है लॉन्गेस्ट साइड होता ही है, तो ये बच गया जो क्या कहलाएगा बेस कहलाएगा। तो इसका मतलब बेस आपका यहाँ से 30 नज़र आ रहा है और हाइपोटेनियस कितना नज़र आ रहा है 50 नज़र आ रहा है। आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाता है 0.6 के इक्वल आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको यहाँ से दिखाया जा रहा है क्वेश्चन, आदित्य विशाल से छोटा है। बड़ा ही थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, हिंदी में क्वेश्चन को क्लियर नहीं किया गया है, बट इंग्लिश में क्वेश्चन को क्लियर किया है। आदित्य इज एज मच यंगर टू विशाल, ठीक है। यंगर मतलब आदित्य विशाल से उतना ही छोटा है जितना वो कैरोल से क्या है बड़ा है, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक है। एस ही इज ओल्डर टू कैरोल, यानी कि कैरोल से जितना वो बड़ा है, ठीक। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए देखिए आदित्य विशाल से छोटा है, तो इसका मतलब विशाल यहाँ बड़ा हुआ, ठीक है, आदित्य छोटा हुआ, ए फॉर आदित्य कर देते हैं। तो बोलता है आदित्य विशाल से उतना ही छोटा है जितना वो आदित्य जो है, ठीक है, कैरोल से बड़ा है। तो कैरोल यहाँ पे कौन हो है, के से कैरोल को कर दिखा देते हैं। आदि यहाँ देखिए आदित्य विशाल से उतना ही छोटा है जितना वो कैरोल से बड़ा है। छोटा है इसका मतलब विशाल यहाँ बड़ा था, तो विशाल का एज में अगर कैरोल का एज आदित्य का एज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कितना छोटा है ये मिल जा रहा है। और यहाँ पर बोलता है आदित्य जो है कैरोल से उतना बड़ा है जितना पहले वो विशाल से छोटा था, इसलिए एक इक्वेशन बनेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद क्या है इधर ले आते हैं के को, तो यहाँ से भी प्लस के होगा, यानी कि विशाल और कैरोल का एज का सम, इधर ए पहले से है, ये माइनस ए को ट्रांसपोज करते हैं तो ए हो जाता है। और विशाल प्लस क्या है कैरोल का वर्तमान एज का सम क्या दिया है 54 दिया है, तो इसके बदले हम 54 रख देते हैं और ए प्लस ए मिलके 2 हो गया। तो यहाँ से 2 से अगर डिवाइड करते हैं 54 को तो मेरा 27 टाइम्स में डिविजुअल है, यानी कि आदित्य का जो वर्तमान एज है वो 27 ईयर के इक्वल आ गया। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर मेरे पास क्या है 3 करेक्ट हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको ऑप्शन दिख रहा है चारों। एवरेज अर्निंग ऑफ अ मैकेनिक जेम्स बॉन्ड फॉर द फर्स्ट ईयर फॉर क्या है 6 डेज ऑन अ वीक हो जाएगा। अच्छा, ये एवरेज का क्वेश्चन है। एक वीक में 7 दिन होते हैं, मंडे से लेकर सैटरडे तक, ठीक है। लेकिन इसमें बोला जा रहा है पहला 4 दिनों का जो उसका एवरेज दिया हुआ है 280 रुपीज़ है, तो इसका मतलब पहला 4 दिन में वो कितना रुपीज़ कमाएगा वो मिल जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसका, देखिए पहला 4 दिन का कौन कौन होगा। हम स्टार्ट करते हैं इसका, कहाँ से स्टार्ट करते हैं मंडे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मंडे से स्टार्ट करेंगे, मंडे ट्यूसडे, ठीक है। थर्सडे स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे थर्सडे के बाद यहाँ से स्टार्ट मंडे ट्यूसडे, अच्छा वेडनेसडे आएगा, ओके ओ सॉरी वेडनेसडे आ जाएगा, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लेना पड़ेगा आपको, है ना। तो ट्यूसडे ले लिए हैं तो वेडनेसडे आ गया। फिर यहाँ से मेरा क्या आएगा वेडनेसडे के बाद मेरा यहाँ से मिल जाएगा थर्सडे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चारों दिन का जो एवरेज दिया हुआ है वो 280 रुपीज़ है। इसका मतलब चारों दिन का ओवरऑल इनकम जो हो जाएगा 280 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर आ जा रहा है वो क्या जा रहा है, यहाँ से देख लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करके।
तो 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 8 और 3 11, यानी कि 1120 रुपीज़ हो रहा है पहला 4 दिन का इनकम उसका। ठीक है, अब लास्ट 4 दिन का इनकम क्या हो जाएगा, सो देखें लास्ट 4 दिन का इनकम। ठीक है, तो लास्ट 4 दिन का इनकम निकालने के लिए हमको क्या है, निकालना पड़ेगा उसका एवरेज ले लेते हैं। तो लास्ट 4 डे का इनकम, ठीक है, लास्ट 4 डेज इनकम क्या आ जाएगा, यहाँ से 420 इंटू क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से 4 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 0, 420 यानी 4 2 जा 8, 16। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए ये 448 डेज हो जा रहा है ना, तो एक दिन का एक्स्ट्रा निकल जा रहा है, तो इसका मेरा दिया हुआ है यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट 4 डे का जो इनकम है 1680 और पहला 4 दिन का इनकम है 1120 है, और जो 4th डे का जो इनकम है वो 300 है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार एक्स्ट्रा कैलकुलेट हो जा रहा है 4th डे, है ना यहाँ पे। तो हमको पूछा जा रहा है 7th डे का टोटल इनकम कितना होगा। तो यहाँ से टोटल इनकम अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो यहाँ से टोटल इनकम निकालते हैं 7th डे का। ठीक है, टोटल इनकम, तो ये पहला 4 दिन का जो इनकम है वो क्या है 1120 है। लास्ट 4 दिन का इनकम है 1680 है, लेकिन बोला जा रहा है चौथा दिन का इनकम जो है 300 था। तो यहाँ पर 8 डेज का ये हो जा रहा है, एक बार रिपीट कर जा रहा है, तो 1 डे वाला जो क्या है उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं फाइनली। तो ये आ जाता है, यहाँ से मेरा 300 जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से 12 और इधर 16 यानी कि 20, ये 2500 बच जाएगा। ओके, ये 2500 ये आ जा रहा है टोटल इनकम उसका 7th डे का, लेकिन हमको इसका एवरेज मांगा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एवरेज अगर हम 7 डेज का निकालते हैं तो यहाँ से 2500 को हम डिवाइड कर देते हैं 7 से, और डिवाइड होने के बाद ये आंसर क्या दे देगा 357.14 के अप्रॉक्स। ओके, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा सेकंड करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, x प्लस रूट एक्स इक्वल टू 6 प्लस 6 बाय, यानी कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस रूट एक्स। ठीक है, ये मेरा दे दिया है 600/25 के इक्वल दिया। तो पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो ये तो हम ऑप्शन से डायरेक्ट जज कर लेंगे बिना बनाए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर रूट को ऐड करेंगे तो 6/25 आएगा। तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, 25 वाला एकमात्र कहानी कौन दिख रहा है यहाँ पे, मेरा सेकेंड ऑप्शन। तो देखते हैं चेक करके सेकेंड वाला सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। तो एक्स का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1/25 रख लेते हैं, ठीक है, एक्स का वैल्यू 1 तो पूछा जा रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो एक्स का वैल्यू 1/20। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, एक्स का जो वैल्यू है वो क्या रखें ताकि हमको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा खोजना है हमको। आंसर तो 1/25 ही होगा, लेकिन कैसे इसको चेक करेंगे, बिना बनाए हुए ऑप्शन से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर लेके चले तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1/25 अगर ले लें, देखिए ऐसा है, हमको एक्स स्क्वायर का वैल्यू माना था। तो यहाँ पे 25 वाला रिलेशन एकमात्र यही ऑप्शन नंबर 2 ही दिया हुआ है, बाकी बात 25 का रिलेशन वाला है नहीं परफेक्ट स्क्वायर में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/25 सपोज करते हैं तो एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है 1/5 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम इसमें पुट कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक्स के बदले हम 1/5 यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसका रूट जो है, ठीक है, तो रूट यहाँ पे अगर ले लेते हैं तो 1/ यहाँ पे क्या हो जा रहा है √5 चला जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाना चाहिए मेरा आंसर। ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछा जा रहा था, तो ये ऑप्शन नंबर कौन हो जा रहा है, सेकेंड वाला क्या है, करेक्ट हो जा रहा है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर मेरा क्या है 15 में बड़ा आसान क्वेश्चन है, बट इसमें ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये 25 45 60 डिग्री, यानी कि हम देखिए आपको सेपरेट सबका वैल्यू लिख देते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे क्या आंसर आने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या जाननी चाहिए इसमें, cos 45 डिग्री का। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 45, तो cos 45 का जो वैल्यू होगा
वो आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अनुसार 1/√2 होगा, ठीक है। साइन 45 का भी रिक्वायरमेंट है, तो एक 45 ही ऐसा वैल्यू है जिस पर साइन कॉस दोनों का वैल्यू बराबर होता है। ओके, tan 60 का ज़रूरत है, तो हम लोग tan 60 का भी वैल्यू को सेपरेट करके रख लेंगे। तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाता है, √3 हो जाता है, ठीक है। और tan 30 जो होता है वो क्या हो जाता है, 1/√3 के इक्वल होता है। हम इसको सारा डेटा को पुट कर देंगे और ये कैलकुलेट कर देंगे तो क्या आएगा। सो देखिए यहाँ से मेरा क्या है, 2 है, ठीक है। x का वैल्यू तो हम निकाल लें, cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो यहाँ 1/√2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। फिर यहाँ से -6 है, हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं sin 45 डिग्री, यानी कि 1/2 बनेगा। यहाँ से क्या होगा, ये 1/3 बन जाएगा, क्योंकि 1/√3 स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए, तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा। यहाँ एलसीएम क्या होगा, 3 2 जा 6 होगा, ठीक है। -6 लेंगे जी, ये 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, ये 3 माइनस क्या होगा, 2 होगा। ओके, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 तो मेरा कट रहा है जी, यहाँ से 6 भी कट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 7 बच रहा है, -1 हो रहा है, यानी कि x का वैल्यू जो है 6 के इक्वल आ रहा है। लेकिन हमको x - 6 चाहिए था, ठीक है। तो x - 6 चाहिए, तो देखिए इसका वैल्यू एकदम यहीं से दिख गया, 6 - 6 यानी कि लड्डू के इक्वल आ गया। ओके, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ से दिख रहा है, जो कि मेरा क्या है, सेकंड करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। एक सम डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, एक रोम्बस का डायगोनल दिया है, उसका हमको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस यानी कि ये D1 है, पहला डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस को पूछा जा रहा है, तो रोम्बस के एरिया के लिए फॉर्मूला मेरे पास स्पेशली है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स मेरा एक तो D1 है और दूसरा डायगोनल D2 है। अब हम इसको D1 का वैल्यू रख लेते हैं, कितना मेरे पास दिया है, 14 दिया है। D2 का वैल्यू मेरे पास दे दिया 10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा यहाँ से 5 टाइम्स में डिविजिबल है, जो कि आपको 14 5 जा 70 सेंटीमीटर के स्क्वायर के इक्वल दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बिना टाइम गया हुए क्या दिया है। 17 में परीक्षा में 1600 लड़के और 2000 लड़कियां सम्मिलित होती है, 40% लड़के पास होते हैं, 60% लड़कियां पास होती है। परीक्षा में असफल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, हमको पास होने वाला से मतलब नहीं है, असफल मतलब फेल होने वाले से मतलब है। तो देखिए 40% लड़का पास हो जाता है, ठीक है, 60% फेल किया, तो नंबर ऑफ फेलियर लड़का है ना, फेल्ड बॉयज। तो नंबर ऑफ फेल्ड बॉयज अगर निकालते हैं तो पहले से टोटल नंबर ऑफ बॉयज क्या है, 1600 है। और 40% लड़का पास करता है, 60% तो फेल ही कर गया बेचारा सब। तो यहाँ से क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 6 जा 96, यानी कि 960 लड़के फेल कर जाते हैं। लड़कियाँ कितना फेल कर रही है वो भी निकाल लेते हैं हम। नंबर ऑफ फेलियर गर्ल्स, नंबर ऑफ फेल्ड गर्ल्स, ठीक है। तो लड़कियों में परसेंटेज कम है फेल करने का, क्योंकि लड़कियां 60% पास हो गई है। फेल्ड गर्ल्स अगर यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से क्या है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 2000 है, ठीक है। बट उसका 60% लड़कियां पास कर जाती है, तो 40% तो फेल तो कर ही गई, ठीक है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्या हो रहा है, 800 आ जा रहा है, ठीक है। यानी कि 800 लड़कियां फेल करती है, 960 लड़के फेल करते हैं। टोटल फेल्ड स्टूडेंट कितना आ गया, टोटल जो फेल्ड स्टूडेंट्स हो रहा है, टोटल फेल्ड स्टूडेंट यहाँ पे निकालते हैं तो वो क्या आ जा रहा है, ये हम टोटल फेल्ड स्टूडेंट निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। टोटल फेल्ड स्टूडेंट, ठीक है। तो टोटल फेल्ड स्टूडेंट्स का अगर बात करें, फेल्ड स्टूडेंट्स का अगर बात किया जाए तो यहाँ से कितना आएगा, देखिए 800 + 960, यानी कि ये आ जा रहा है, दोनों का सम जो है 800 प्लस क्या है, ये 960, दोनों का सम है 1760 आ रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ फेलियर स्टूडेंट्स निकालते हैं, तो फेलियर स्टूडेंट्स का परसेंटेज, तो नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा, 1600 + 2000, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लड़कों लड़कियों को ऐड करते हैं तो 3600 आ जा रहा है, ठीक है।
अब इसका परसेंटेज निकालना है तो यहाँ से 0 0 कैंसिल करते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा मेरा 48.88% के अप्रॉक्स आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से सेकंड करेक्ट दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या दिया गया है। Rajan invested an amount of Rs 12,000 at the simple interest rate of 10% per annum and another amount at the simple interest rate of 20% per annum. The total interest earned at the end of 1 year on the total amount invested become 14% per annum। देखिए इसमें बोला जा रहा है 12,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट वो करता है तो 10% पर एनम के रेट से, ठीक है, और साथ में कुछ पैसा और इन्वेस्ट करता है। वो कितना एक इन्वेस्ट करता है पता नहीं, लेकिन उसको 20% पर एनम के रेट से इन्वेस्ट करेगा तो साल के अंत में उसको क्या होता है 14% ओवरऑल क्या होता है इनकम मिल जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं जो कि लास्ट में जाके उसका इन्वेस्टेड अमाउंट क्या था वो बताएं। ठीक है, सेकंड केस में इन्वेस्टेड अमाउंट क्या है वो बताना है, तो हम इसको क्रॉस करके बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा करके ले लेते हैं रिलेशन। देखिए ये यहाँ से क्या है, फर्स्ट केस में 10% के पर एनम के रेट से इन्वेस्ट किया था और सेकंड केस में कितना परसेंट के रेट से, और वो चाह रहा है ओवरऑल कितना 14% का इन्वेस्टमेंट करके वो प्रॉफिट ले रहा है लास्ट में। तो यहाँ का डिफरेंस क्या बन रहा है 4 आ जा रहा है और यहाँ का डिफरेंस क्या है 6 आ रहा है। तो इसका जो रेशियो आ गया यहाँ से 3:2 क्या बन रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, 3:2 का रेशियो बन रहा है यहाँ से। ठीक है, अब ये 3:2 है तो हमको पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट, यानी कि 3:2 में। अब देखिए 3 पार्ट है तो यहाँ 12,000 है। ठीक है, यानी कि राजन का यहाँ रेशियो में क्या है 3 यूनिट इक्वल टू 12,000 है, तो टोटल हमको इन्वेस्टेड अमाउंट निकालना था, तो इसका मतलब 3/5 यूनिट हो जाएगा। तो लिख लेंगे देयरफॉर सिंस 3 यूनिट इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मिला है 3 यूनिट जो है वो 12,000 के इक्वल क्वेश्चन में हमको दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा देयरफॉर 5 यूनिट अगर हम निकालना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट क्या होगा 3 + 2 5 यूनिट हो जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा मेरा 12,000 रख लेते हैं, हम इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 यूनिट इक्वल टू 12,000 है तो 1 यूनिट निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे। सिंपल सा बात है एकदम। अब हमको टोटल कितना यूनिट निकालना है 5 यूनिट निकालना है, क्योंकि टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट क्या होगा 3 + 2 5 यूनिट होगा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 4,000 टाइम्स में डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई करके 20,000 आ जा रहा है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो 19 में क्या है देखिए अजय और विजय की क्या है आय का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, और उसका खर्च का भी अनुपात दिया है। तो बोलता अजय की जो आय है बचत है अपनी आय का 1/3%, 1/3 भाग होता है ना। अगर अजय अपनी 1/3 आय की बचत करता है तो अजय और विजय की, तो देखिए यहाँ पर अजय की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो अजय के लिए हम लोग बात करते हैं तो ये कितना का आमदनी कर रहा है 40, तो हम यहाँ अजय के लिए ले लेते हैं ये 40x का क्या कर रहा है इनकम कर रहा है। ठीक है, खर्च कितना कर रहा है वो उस दौरान। ठीक है, एक काम करते हैं ना यहाँ रेशियो से ही हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना। ये जैसे कि 4:40 है तो ये रेशियो चेंज करके हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं 4:7, और ये 60/7 है तो ये रेशियो कितना होगा 6:11 हो जाएगा। हम ऐसे ही बनाते हैं, रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में दोनों को ले आए तो ईजिली से बनेगा। ओके, तो इसको हम इजीली से बनाने के लिए थोड़ा सा रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए हैं। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो आ चुका है। तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, यहाँ का अजय का इनकम क्या है 4x मान लेते हैं, तो इसका खर्च उस दौरान कितना हो रहा है 6 हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे y ले लेंगे वेरिएबल, और उसका जो ये जो इतना इनकम था और इतना खर्च कर रहा है, बचत कितना हो रहा है, इनकम का क्या बोला जा रहा है कितना % खर्च हो रहा है 1/3 भाग हो जा रहा है खर्च। ठीक है, तो इन अजय सेव्स 1/3 ऑफ हिस इनकम, तो ये 1/3 पार्ट अपने इनकम का क्या करता है वो बचा लेता है। पहले से क्या था यहाँ से 4x था और उसका 1/3 वो बचत कर रहा है। ये इनकम माइनस खर्च है तो ये तो मेरा बचत आएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करते हैं फाइनली तो यहाँ से क्या हो रहा है 12x बन रहा है। ठीक है, माइनस क्या हो रहा है 18y बन जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है 4x बन रहा है। तो एक रिलेशन यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से 8x बनेगा जी, और यहाँ से 18y बनेगा। ठीक है,
तो हम यहाँ से चाह रहे थे एक्स बाय वाई का रेशियो किसी तरह से निकल जाए, तो 9/4 के इक्वल आ जा रहा है। ठीक है, एक्स बाय वाई का रेशियो। ओके, ये मेरा काम का चीज़ है। अब हमको पूछ रहा है अजय और विजय का बचत का अनुपात क्या होगा। तो अजय और विजय का बचत का अनुपात देखिए, अजय कितना कमा रहा है यहाँ पे 4x, ठीक है, कितना खर्च कर रहा है 6y। विजय क्या कर रहा है, कितना कमा रहा है 7x कमा रहा है, खर्च कितना कर रहा है 11y खर्च कर रहा है। ठीक है, तो ये खर्च माइनस इनकम माइनस खर्च बचत होगा, इनकम माइनस खर्च बचत होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम y को दोनों टर्म से डिवाइड कर देते हैं ताकि x बाय वाई के रूप में आ जाए और हम उसको यूज़ कर लें। देखिए y से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये x बाय वाई हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही कहानी होगा। ये मेरे पास जो 7 जो दिया हुआ है डेटा 7 है ना, ये 7 है, हम x बाय वाई से डिवाइड कर दिए तो ये भी x बाय वाई आ गया, -11 हो गया। यहाँ से क्या हो रहा है 4x बाय वाई का वैल्यू मेरे पास दिख रहा है 9/4 दिख रहा है। ठीक है, माइनस है, ये 6 है। ठीक है, और देखिए ये 7 है, x बाय वाई का वैल्यू क्या है 9/4 हम यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि हम निकाल चुके हैं -11 है। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये 4 तो 4 तो कट जा रहा है, यहाँ से 9 में 6 जाएगा तो 3 बचा। ठीक है, 9 में 6 जाएगा तो ये 3 बच रहा है मेरा। ठीक है, और यहाँ से और इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से 63 हो जाएगा, माइनस क्या हो रहा है 11 4 जा 44 हो रहा है। ठीक है, और नीचे यहाँ से 4 है, तो फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 4 3 जा 12 हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट होके यहाँ से 19 बच जाएगा। तो ये क्या चीज़ का रेशियो आ गया दोनों का। यहाँ पे देखिए ये बचत था, बचत का रेशियो 12:9, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट मिल रहा है आपके लिए। देखिए एक क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इसका चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ये बना करके आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है जो कि क्या आंसर होगा, आप इसका सॉल्यूशन कमेंट करें। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 6 होगा आंसर, या 9 होगा, या 36 होगा, या 1 होगा। ओके, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।